नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को आसान भाषा में समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे भारत में वसीयत को चुनौती कैसे दी जाती है। वसीयत एक दस्तावेज है जो मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को निर्देशित करता है। कई बार वसीयत संदेहास्पद होती है, जैसे दबाव में बनाई गई हो या किसी को जानबूझकर बाहर रखा गया हो। ऐसे में कानूनी उत्तराधिकारी इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हम जानेंगे वसीयत की वैधता, कानूनी आधार, प्रक्रिया और उदाहरण। मानसिक स्थिति, गवाहों की भूमिका और दस्तावेज की स्पष्टता, ये सब अहम हैं। अगर कोई व्यक्ति वसीयत से बाहर कर दिया गया हो, तो वह दावा कर सकता है। यह वीडियो आपको कानूनी अधिकारों को समझने में मदद करेगा। हर स्लाइड में हम एक एक पहलू को सरल भाषा में समझाएंगे। वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे कि कब और कैसे वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय है वसीयत की कानूनी परिभाषा। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत की कानूनी परिभाषा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के वितरण को निर्देशित करता है। वसीयत बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसमें 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। वसीयत केवल स्वयं अर्जित संपत्ति पर लागू होती है, पैतृक संपत्ति पर नहीं। नाबालिग व्यक्ति वसीयत नहीं बना सकता। धारा 59 मानसिक क्षमता को परिभाषित करती है। धारा 63 वसीयत के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाती है। अगर ये शर्तें पूरी हों तो वसीयत वैध मानी जाती है। यह दस्तावेज मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे वैधता मजबूत होती है। वसीयत स्पष्ट, स्वेच्छा से और बिना दबाव के बनाई जानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत को चुनौती कौन दे सकता है। वसीयत को चुनौती देने का अधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों को होता है। कानूनी उत्तराधिकारी, जैसे पुत्र, पत्नी, भाई या बहन, दावा कर सकते हैं। अगर कोई नाबालिग लाभार्थी है तो उसके अभिभावक अदालत में जा सकते हैं। ऋणदाता या लेनदार भी संपत्ति के अधिकार को लेकर वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वसीयत से बाहर कर दिया गया है तो वह भी दावा कर सकता है। संदेहास्पद लाभार्थी, जैसे अचानक शामिल हुए लोग, जांच के दायरे में आते हैं। वसीयत को चुनौती देने के लिए कानूनी अधिकार होना आवश्यक है। अदालत में दावा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण जरूरी होते हैं। अगर वसीयत में पारदर्शिता नहीं है तो संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में अदालत निष्पक्षता से जांच करती है। वसीयत को चुनौती देना एक संवेदनशील लेकिन कानूनी प्रक्रिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत को चुनौती देने के वैध आधार। वसीयत को चुनौती देने के लिए कुछ कानूनी आधार होते हैं। अगर वसीयत बनाते समय व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम था तो वह वैध नहीं मानी जाती। धोखाधड़ी या जालसाजी से बनाई गई वसीयत भी चुनौती योग्य होती है। अगर किसी ने दबाव या डराकर वसीयत बनवाई हो तो वह अवैध हो सकती है। गवाहों की अनुपस्थिति या उनके हस्ताक्षर फर्जी हों तो संदेह उत्पन्न होता है। अगर दस्तावेज अधूरा या अस्पष्ट है तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कानूनी उत्तराधिकारी को जानबूझकर बाहर करना भी एक वैध आधार है। धारा 61 धोखाधड़ी और दबाव को कवर करती है। धारा 62 वसीयत को रद्द करने की स्थिति बताती है। धारा 63 वसीयत के निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इन धाराओं के तहत अदालत में दावा किया जा सकता है। हर आधार को प्रमाणित करना आवश्यक होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, धोखाधड़ी या दबाव के उदाहरण। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसे भ्रमित करके वसीयत बनवाई गई, या फिर मानसिक रोगी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए। अगर किसी ने डराकर या भावनात्मक दबाव डालकर वसीयत बनवाई तो वह अवैध मानी जाती है। कई बार लाभार्थी ही दस्तावेज में बदलाव करता है। गवाहों की गैर मौजूदगी या उनके हस्ताक्षर संदेहास्पद हों तो जांच जरूरी है।
अगर वसीयत में अचानक बदलाव हुआ हो तो वह चुनौती योग्य है। ऐसे मामलों में अदालत दस्तावेज की गहराई से जांच करती है। धोखाधड़ी साबित करने के लिए साक्ष्य जरूरी होते हैं। अगर दबाव सिद्ध हो जाए तो वसीयत रद्द की जा सकती है। कानूनी प्रक्रिया निष्पक्षता से चलती है। हर उदाहरण अदालत में अलग तरीके से देखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत की वैधता की शर्तें। वसीयत तभी वैध मानी जाती है जब इसे मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति ने बनाया हो। इसमें 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दस्तावेज स्पष्ट, पूर्ण और बिना दबाव के होना चाहिए। वसीयत स्वेच्छा से बनाई गई होनी चाहिए। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे वैधता मजबूत होती है। वसीयत मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। धारा 63 वसीयत के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाती है। अगर ये शर्तें पूरी हों तो वसीयत को वैध माना जाता है। किसी भी कमी से वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। गवाहों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दस्तावेज की भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, मृत्यु के बाद वसीयत सामने आए तो क्या करें। कई बार वसीयत मृत्यु के बाद सामने आती है। उत्तराधिकारी को इसकी जानकारी पहले नहीं होती। ऐसे में दस्तावेज की वैधता की जांच आवश्यक होती है। क्या वसीयत में गवाहों के हस्ताक्षर हैं? क्या इसे दबाव में बनाया गया था? क्या संपत्ति का बंटवारा उचित है? अगर संदेह हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सिविल मुकदमा दायर करके वसीयत की जांच करवाई जाती है। अदालत दस्तावेज की प्रामाणिकता परखती है। अगर वसीयत अवैध पाई जाए तो उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निष्पक्षता आवश्यक होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत के प्रकार। वसीयत कई प्रकार की होती है। सामान्य वसीयत बिना पंजीकरण के बनाई जाती है। पंजीकृत वसीयत, जिसे सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किया जाता है। मौखिक वसीयत कुछ विशेष परिस्थितियों में मान्य होती है। न्यायिक वसीयत अदालत के समक्ष बनाई जाती है। हर प्रकार की वसीयत की अपनी प्रक्रिया होती है। पंजीकृत वसीयत को चुनौती देना कठिन होता है। मौखिक वसीयत में गवाहों की भूमिका अहम होती है। दस्तावेज की स्पष्टता हर प्रकार में जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, मानसिक अक्षमता के आधार। अगर वसीयत बनाते समय व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम था तो वह वैध नहीं मानी जाती। वृद्धावस्था में भ्रम या डिमेंशिया जैसे रोग इसका कारण हो सकते हैं। नशे की स्थिति या दवाओं का असर भी मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। नाबालिग व्यक्ति द्वारा बनाई गई वसीयत अवैध होती है। अदालत में मेडिकल प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। धारा 59 मानसिक अक्षमता को परिभाषित करती है। अगर मानसिक स्थिति संदिग्ध हो तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। गवाहों की गवाही भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत चुनौती की कानूनी प्रक्रिया। वसीयत को चुनौती देने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया जाता है। चुनौतीकर्ता अदालत में कैवियट दाखिल कर सकता है, जिससे वसीयत की प्रक्रिया रुक जाती है। इसके बाद दस्तावेज की जांच की जाती है, क्या वह वैध है, क्या गवाह मौजूद थे। गवाहों से पूछताछ होती है और उनकी विश्वसनीयता परखी जाती है। संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, क्या उसका बंटवारा उचित है। अगर लाभार्थी संदेहास्पद हैं तो उनकी भूमिका की जांच होती है। अदालत निष्पक्षता से सभी पक्षों को सुनती है। प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अगर वसीयत अवैध पाई जाती है तो उसे रद्द किया जा सकता है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन न्याय सुनिश्चित करती है। हर कदम दस्तावेजी और कानूनी रूप से नियंत्रित होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वसीयत की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाती है। एग्जीक्यूटर
यानी वसीयत में नामित व्यक्ति अदालत में प्रोबेट याचिका दायर करता है। अदालत वसीयत की वैधता की जांच करती है गवाहों, दस्तावेज और मानसिक स्थिति के आधार पर। अगर वसीयत वैध पाई जाती है तो अदालत प्रोबेट जारी करती है। इसके बाद संपत्ति का वितरण वसीयत के अनुसार होता है। एग्जीक्यूटर लाभार्थियों को सूचना देता है और संपत्ति का प्रबंधन करता है। अगर कोई विवाद हो तो अदालत हस्तक्षेप करती है। धारा 276 से 289 तक की प्रक्रिया इस विषय को नियंत्रित करती है। एडमिनिस्ट्रेशन तब लागू होता है जब वसीयत नहीं होती या एग्जीक्यूटर नहीं होता। यह प्रक्रिया उत्तराधिकारियों को संपत्ति दिलाने में मदद करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वैध वसीयत पर भी चुनौती क्यों होती है। कई बार वसीयत पूरी तरह वैध होती है, फिर भी उसे चुनौती दी जाती है। अगर लाभार्थी से असहमति हो, जैसे किसी को कम हिस्सा मिला हो, तो विवाद उत्पन्न होता है। अगर वसीयत में अचानक बदलाव हुआ हो तो संदेह होता है। दस्तावेज की भाषा अस्पष्ट हो तो गलतफहमी हो सकती है। अगर संपत्ति का बंटवारा अनुचित लगे तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। भावनात्मक दबाव या पारिवारिक तनाव भी चुनौती का कारण बनते हैं। कभी-कभी उत्तराधिकारी को वसीयत की जानकारी ही नहीं होती। ऐसे में अदालत में पुनः मूल्यांकन की मांग की जाती है। हर चुनौती का आधार प्रमाणित होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, वसीयत चुनौती के बाद क्या होता है। जब वसीयत को अदालत में चुनौती दी जाती है तो सुनवाई शुरू होती है। दस्तावेज की जांच की जाती है, क्या वह वैध है, क्या गवाहों के हस्ताक्षर सही हैं। गवाहों की गवाही ली जाती है और उनकी विश्वसनीयता परखी जाती है। संपत्ति का वितरण तब तक रोक दिया जाता है। अगर वसीयत अवैध पाई जाती है तो उसे रद्द किया जाता है। अगर वैध पाई जाती है तो प्रोबेट जारी होता है। अदालत निष्पक्षता से सभी पक्षों को सुनती है। फैसले के बाद संपत्ति का वितरण होता है। अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो अपील की जा सकती है। यह प्रक्रिया न्याय सुनिश्चित करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, प्रमुख कानून और धाराएं। भारत में वसीयत से जुड़े कई कानून लागू होते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वसीयत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। धारा 59 मानसिक क्षमता को परिभाषित करती है। धारा 61 धोखाधड़ी और दबाव को कवर करती है। धारा 63 वसीयत के निर्माण की प्रक्रिया बताती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकारियों के लिए लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम परिवारों में वसीयत की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। सिविल प्रोसीजर कोड अदालत में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया बताता है। हर कानून की अपनी भूमिका होती है। इन धाराओं को समझना चुनौती की प्रक्रिया में मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, अंत, लॉ मेड सिंपल। आपने जाना कि वसीयत क्या होती है और इसे कैसे चुनौती दी जा सकती है। हमने समझा कि कौन कौन इसे चुनौती दे सकता है और किन आधारों पर। कानूनी प्रक्रिया, प्रोबेट और अदालत की भूमिका भी स्पष्ट हुई। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अगर वसीयत संदेहास्पद हो तो कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को सरल भाषा में समझाना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सरल कानून वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस न हो। आपके सुझावों का स्वागत है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।